हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस की फैक्ट्स के साथ मैं आई हूँ और हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम कर रहे हैं जो कि 2 पार्ट में है आपके पास। पार्ट 1 हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है और कुछ की फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि हम रेवोल्यूशनरीज को पढ़ने वाले थे। तो रेवोल्यूशनरी में हम बात करते हैं यहाँ पर आज की क्लास में जोसेफ मैज़नी के बारे में। तो जो मज़ीनी था वो कौन था और रेवोल्यूशनरी कहाँ से ये कहाँ इनका जन्म होता है और इनका जो रेवोल्यूशन है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है ऑल ओवर द यूरोप में। तो देखिए, जो 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 जोसेफ मैज़नी है वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इनका जन्म जो है वो इटली के ही एक शहर जेनोवा में होता है। और ये एक रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो कार्बोनरी ग्रुप जो था उसके द्वारा ये इन्होंने बनाई थी। तो मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी एक जो बड़ा ग्रुप था उसमें से, तो जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उसमें से ये थे, जो सोसाइटी थी वो थी कार्बोनरी ग्रुप थी। तो मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, तो रेवोल्यूशनरी थे ये और ये कार्बोनरी ग्रुप से बिलोंग करते थे। फाउंड टू अंडरग्राउंड सोसाइटी, अब जैसे कि बताया कि जो उस समय पे चूंकि रेवोल्यूशनरीज थे उनको सप्रेस किया जा रहा था, तो इन्होंने अंडरग्राउंड और रहकर ये अपनी सोसाइटीज दो बनाई थी जिनका नाम है यंग इटली और दूसरी है यंग यूरोप। तो इन्होंने अपने ग्रुप बनाए थे, एक है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। और इनके बिलीव्स क्या थे? बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। हिज विजन वाज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इनके जो बिलीव्स थे वो क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर इटली के। तो यूनिफिकेशन की बात यहाँ पर हुई है इटली के और ये उसको क्या बनाना चाहते हैं कि वो एक रिपब्लिक बने। और इनका विजन क्या कहता है? इनका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कैसा बने कि वो एक डेमोक्रेसी हो वहां पर, जो कि रिपब्लिक मतलब जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि वहां पर राज करे। तो ये था इनका विजन, जो रेवोल्यूशनरी थे उनका। ही अपोज मोनार्की एंड कंजर्वेटिव, और ये अपोज करते थे मोनार्की का भी और जो कंजर्वेटिव जो फीलिंग्स या जो थिंकिंग थी उस समय जो कंजर्वेटिव चल रहा था उनके ये उनका ये अपोज करते थे। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज, अब मैटरनिक जो थे, ड्यूक मैटरनिक इनका पूरा नाम है, ड्यूक मैटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया से थे। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक और ये कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव फीलिंग के मतलब से ये बिलोंग करते थे। इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कंजर्वेटिव थी। तो मैटरनिक का कहना है, मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया है इनको कैसे, जो रेवोल्यूशनरी है या जोसेफ मैज़नी के बारे में कहा है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे ये एनिमी है, दुश्मन है, जो कि जो सोशल ऑर्डर चला आ रहा है। मतलब कौन सा? मोनार्की। मोनार्की के लिए ये सबसे बड़े दुश्मन है, उनके एनिमी है। कौन? जो रेवोल्यूशनरी है वो जो जोसेफ मैज़नी है। तो जोसेफ मैज़नी के बारे में ये कथन पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था, तो ड्यूक मैटरनिक के द्वारा ये कथन आ गया था। इसके लिए जोसेफ मैज़नी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए, हम जैसे कि जानते हैं कि जो 1830 से 1840 का जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है उसमें अलग अलग जो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उनमें कहीं यूनिफिकेशन हो रहा था तो कहीं डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो नेशनलिज्म को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आपको बताती है, वो ये सिखाती है कि आपको अपने देश को या अपनी पहचान को आपसे आगे रखना है। मतलब कि आप एक अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं है जब तक कि उसका उसके साथ में उसका राष्ट्र का संबोधन ना हो। जैसे कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो जर्मन स्टेट थे, चाहे वो हम यूरोप में जर्मन की बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे इटली की बात करें, तो सभी व्यक्ति यहाँ पर चाह रहे थे कि हमारी कुछ पहचान हो, हमारी एक आइडेंटिटी हो। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये शुरू होती है, जैसे कि हमने देखा कि सभी पूरे ऑल ओवर द यूरोप में ये फैलती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम ग्रीस की, ठीक है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये ग्रीक में क्या था वहां पर, किससे वो ऑटोनॉमी चाहते थे या किससे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, कौन इंडिपेंडेंट होना चाहता, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैज बीन अंडर द ऑटोमन एम्पायर। देखिए उस समय पर क्या कंट्रीज का इंडिपेंडेंट कुछ मतलब उनका एक वर्चस्व नहीं होता था।
एम्पायर हुआ करते थे। बात हो रही है यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर जो कि सिंस द 15th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्रीस हैज बीन अंडर द, किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर की। कौन, ग्रीस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीस के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है किससे, ऑटोमन एम्पायर से। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन यूरोप प्रोवोक्ड ग्रीक टू स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी है, वो जो मूवमेंट चल रहे थे रेवोल्यूशनरी के, किसके लिए चल रहे थे, इन यूरोप प्रोवोक ग्रीक, ग्रीक को यहाँ पर प्रोवोक कर रहे हैं और किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैनी वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्ट ग्रीक टू सिंथेसाइज विद द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब बहुत सारे जो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्टर्स थे, वो उनके लिए सिंबलाइज कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं कि जो ग्रीक कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरी है उसकी, और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पोएट्स एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट थे उस समय पे, वो क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से सपोर्ट यहाँ पर उनके लिए करेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर से स्ट्रगल करने के लिए लोगों को पोएट्स जो है, आर्टिस्ट जो है, वो मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों के लिए आइडियाज को जो है वो आगे स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो पोएट्स हैं, जो आर्टिस्ट है, उस समय के जो फिलोसफर थे, ठीक है, थिंकर्स थे, इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनलिज्म में। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में। कुछ पोएट्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ बढ़ते हैं, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। आपको ये पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का ऑप्शन में। तो जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी वो हुई थी 1832 में, ठीक है, 1832 में, जिसमें क्या हुआ था, ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एनी इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि थी 1832 में जो हुई थी, उसमें ग्रीक को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक, तो ये था, पूरी कहानी थी ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि कैसे ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, तो उसमें पोएट्स थे, राइटर्स थे, फिलोसफर थे, इन सब का उसमें पार्टिसिपेशन था, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको बढ़ाने में। इस तरीके से हमने देख लिया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आते हैं यहाँ पर कि 1848, जैसे कि मैंने बताया कि जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो पूरा का पूरा एक दौर था 1830 से 1848 तक, उसमें बहुत सारे यूरोप के अलग अलग पार्ट में रेवोल्यूशन चल रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं रेवोल्यूशन के दौरान पर फ्रांस में क्या हो रहा था उसके बारे में देखते हैं हम। तो कौन कौन सी सिचुएशन उस समय बन रही थी, तो देखिए, द ईयर 1848 was one such year, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड। ठीक है, जो फूड शॉर्टेज थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, वाइड स्प्रेड हो चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी, brought the population of Paris out on the road। पॉपुलेशन क्या होने लगी थी, जो जनता थी वो रोडों पर उतरने लगी थी। किसके लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो बात हो रही है वो है हमारी जो 1848 के टाइम पीरियड की। तो उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट टू द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द आउट ऑन द रोड्स, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट, है ना। तो ये तीनों समस्याएं यहाँ पर थी। फूड शॉर्टेज भी हो रही थी, जो कि बहुत मतलब ये कहना चाहिए बड़ा रूप ले रही थी, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से फैल रहा था। इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस was out on the roads and लुईस फिलिप्स, उस समय पे जो फ्रांस में हमने देखा था 1815 के बाद में, वहां पे जो बर्बन डायनेस्टी थी, है ना, उसको रिस्टोर कर दिया गया था। तो जो लुई फिलिप्स है, ठीक है, तो जो लुई फिलिप है उसको फोर्सफुली वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। यानी फ्रांस में इतना रेवोल्यूशन हो गया, इतना लोग इन सब समस्याओं से परेशान हो गए कि वहां पर का जो राजा है उसको भी, लुई फिलिप को भी भागना पड़ा, वहां से अपनी गद्दी छोड़कर उसको भागना पड़ा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड एज ए रिपब्लिक। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी, हमने देखा था कि पहले जो सोसाइटीज थी, फिर वो नेशनल असेंबली बनी। तो नेशनल असेंबली जो थी वो उसको एज ए रिपब्लिक उसको प्रोक्लेम किया गया, उसकी घोषणा की गई कि अब ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या होगी, रिपब्लिक। ठीक है, मतलब राजतंत्र से हम प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं इसमें। ग्रांटेड सफरेज, अब सफरेज जो है, सफरेज यानी मताधिकार,
मताधिकार किसको दे दिया गया? ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। किसके लिए? मेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर फीमेल की कोई बात नहीं है, यानी अभी भी उनको सफरेज नहीं मिला है, ठीक है। जो 21 साल से ऊपर के जो मेल हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पर ग्रांट कर दिया गया, उनके लिए वोटिंग राइट्स यहाँ पर दे दिए गए। और किस चीज की गारंटी दी गई? गारंटीड द राइट टू वर्क, ठीक है। रोजगार की या काम करने का अधिकार उनके लिए दिया गया। नेशनल वर्कशॉप एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेट। अब क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनके लिए काम का अधिकार दे दिया, तो काम कहाँ से आएगा? ठीक है, तो काम के लिए उन्होंने क्या किया? जो वर्कशॉप्स थी उनको प्रोवाइड किया गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट और उनको सेटअप किया गया। ओके, तो ये जो था, ये था हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहना चाहिए इसको कि फ्रेंच 1830 के बाद में जो भी चेंजेस आए क्रांति के कारण, वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर हमने देखे फ्रांस में। ओके, और एक ये फेमस कोटेशन है किसका? मैटरनिक का, ठीक है। तो ड्यूक मैटरनिक ने कहा है, इफ फ्रांस नीड रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि ये जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, यानी फ्रांस में यदि कुछ होगा, कोई चेंजेस होंगे तो वो पूरे यूरोप में फैलेगा, ठीक है। यानी कोई भी चेंज होगा, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पूरे के पूरे यूरोप को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी ड्यूक मैटरनिक का कथन था। और एक कथन इन्होंने दिया किसके लिए? ये कथन इन्होंने कहा था यूसुफ मैज़नी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। अब बात करते हैं हम महिलाओं की। तो महिलाओं का क्या रोल रहा नेशनलिज्म की फीलिंग को या नेशनल मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए यूरोप में? दे टूक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो मीटिंग्स थी उनमें और जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ करते थे उनमें ये अपना हिस्सा लेने लगी महिलाएं। वुमेन अटेंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि जर्मनी में हुई, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और ये एक ऑब्जर्वर के रूप में थी वहां पर, ठीक है। कैसी थी वो? एक ऑब्जर्वर, मतलब वहां पर उनको पार्टिसिपेशन नहीं था। वो सिर्फ आप यदि बुक में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहां पर हो रही है, तो वो एक तरीके से वो सिर्फ ऑब्जर्वर बनी हुई है, वहां पर उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, केवल देख रही है, ठीक है। तो ये बात की है एज ऑब्जर्वर सिंस द राइट टू वोट वाज नॉट गिवन गिवन देम, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द लिबरल मूवमेंट। अब जो लिबरल मूवमेंट था उसमें भी इन्होंने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था वुमेन्स ने। वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी उन्होंने बनाए थे और कुछ न्यूज़पेपर्स जो थे उनको फाउंड इन्होंने किया था। और वुमेन वर ग्रांटेड अ राइट टू वोट इन फ्रांस। अब ले दे की बात ये होती है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है, फ्रांस में वोटिंग राइट्स कब मिले महिलाओं के लिए? 1946 में, ठीक है। 1946 में वुमेन के लिए राइट दिए गए यहाँ पर फ्रांस में, जबकि वो स्ट्रगल तब से उनका चल रहा था, ठीक है। तो ये है पूरी महिलाओं की कहानी, जो कि यूरोप के नेशनल नेशनल मूवमेंट्स को बढ़ाने में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यूनिफिकेशन को हम देखें, यदि हम बात करें यहाँ पर यूनिफिकेशन की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जब हम बात करें, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, जैसे कि मैंने बताया कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो दो राष्ट्रों को जोड़ भी सकती है, ठीक है, और तोड़ भी सकती है। तो जैसे हम बात करें यहाँ यूनिफिकेशन की, तो यूनिफिकेशन में होता है जर्मनी का यूनिफिकेशन, क्योंकि जब नेपोलियन वहां अटैक करता था, क्योंकि आपको पता है जो नेपोलियन वॉर्स थे वो पूरे के पूरे ऑल ओवर यूरोप में जब नेपोलियन हमला करता था, किसी भी कंट्री पर अटैक करता था, तो वो उसको कमजोर कर देता था। तो जब जर्मनी पर जब अटैक किया तो बहुत सारे छोटे छोटे लगभग 300 छोटे छोटे स्टेट थे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो उनको मिलाकर एक कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा, जिसको उसने लगभग 300 से लाकर 39 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 39 स्टेट्स से कन्वर्ट करके कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना था, ठीक है, जिसमें 39 स्टेट थे, जिसमें से 19 जो थे, है ना, 19 के आसपास जो थे वो जर्मन स्टेट थे, ठीक है। उसमें जर्मनी के कितने? 19 के आसपास स्टेट उसमें थे। तो यदि हम बात करें यूनिफिकेशन की, तो इसमें बहुत बड़ा रोल था नेपोलियन का,
क्यों? क्योंकि ये लोग समझ चुके थे उस चीज को कि ये जो बाहर का व्यक्ति है, क्योंकि नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का, लेकिन फिर भी जब वो जर्मनी पे अटैक किया तो इनने सबने ये समझा कि यदि हम छोटे छोटे रहेंगे, यदि हम मिलकर नहीं रहेंगे, यूनिफाइड नहीं होंगे, तो कोई भी बाहर का आक्रमण करके और हमको आपस में मतलब तोड़ सकता है और हम कभी भी एक नहीं होंगे, तो फिर हमारा इस तरीके से वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में भी नेपोलियन का एक बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो यूनिफिकेशन होता है यहाँ पर जर्मनी का। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन से हम पहले ये समझते कि जर्मनी था कितना बड़ा। तो जर्मनी का जैसे मैंने बताया कि 39 स्टेट्स में उसने मतलब उनको कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन उसमें दो सबसे बड़े हिस्से थे, एक था प्रशिया और एक था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया या प्रशिया या प्रूशिया भी बोलते हैं उसको, और या प्रशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दो बड़े हिस्से थे किसके? जर्मनी के। अब इन दोनों हिस्सों को मिलाना था या इन दोनों हिस्सों को एक करना था। ठीक, तो उसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है यूनिफिकेशन की कि वो कैसे होगा, कौन करेगा उसको। ओके, तो देखते हैं। जर्मनी यूनिफिकेशन वाज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा एक लंबी प्रोसेस थी। 1848 से लगभग ये चलता है 1914 तक। ठीक है, वैसे हम देखें तो 1871 में जब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो जाती है, उस समय यूनिफिकेशन हम मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो शुरुआत है, मतलब ये धीरे 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 और आगे बढ़ती है, और जब तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हो जाता तब तक यूनिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है, यानी लगभग 70 साल लग जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। ठीक है, तो लेकिन आपको जानने के लिए इतना ही काफी है कि अब जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1871 में होगी, और उसमें हम यूनिफिकेशन मान सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो जाता है। ओके, जर्मनी यूनिफिकेशन वाज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि इतनी लंबी प्रोसेस थी, काफी समय लग गया इसको यूनिफाइड होने में। जर्मनी वाज डिवाइडेड इन 39 एरिस्टोक्रेटिक स्टेट। देखिए लिखा हुआ है 39 एरिस्टोक्रेटिक स्टेट थे। प्रूशिया स्टेट वाज लीडर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब प्रूशिया जो था, ठीक है, मैंने बताया कि जो दो बड़े हिस्से थे, ऑस्ट्रिया और प्रशिया या प्रूशिया, तो प्रूशिया जो थे, प्रूशिया स्टेट वाज लीडर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी प्रूशिया की डोमिनेंस में यहाँ पर यूनिफिकेशन होगा इसका, जर्मनी का। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे, 39 जो एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स थे, तो वो तो राज करेंगे नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं काफी। दो ही बड़े हिस्से हैं, या तो ऑस्ट्रिया या प्रशिया। ठीक है, तो प्रशिया के डोमिनेंस में यहाँ बात हो रही है। अब यहाँ पर रोल आता है चीफ मिनिस्टर। उस समय पे जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क का ही पूरा का पूरा रोल था इसमें। ऑटोवन बिस्मार्क जो उस समय पे चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, तो जर्मनी के, तो इसमें बताया है कि जो वो आर्किटेक्ट थे, यानी आर्किटेक्ट कहने का मतलब है कि वो कोई ऐसे आर्किटेक्ट नहीं थे। आर्किटेक्ट का मतलब है कि उनको सारी चीजें उनके दिमाग में पहले से थी कि मुझे किस तरीके से यूनिफिकेशन करना है। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो ड्राफ्ट था वो पूरा उनके दिमाग में पूरा तैयार था कि हमें कौन सा कब किस कंट्री पर अटैक करना है, कैसे हमको उसको यूनिफाइड करना है। ठीक है, ये पूरी टैक्टिक्स के साथ में किया गया था यूनिफिकेशन। तो ऑटोवन बिस्मार्क ही एक मेन लीडर था पूरे के पूरे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपको नाम याद रखना है ऑटोवन बिस्मार्क का, जो कि चीफ मिनिस्टर था और आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस विद द सपोर्ट फ्रॉम द रशियन आर्मी। एंड उन्होंने सपोर्ट किसका लिया? ठीक है, जो रशिया की आर्मी थी और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनको अपने साथ में लिया और इनकी ही हेल्प से उन्होंने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ऑटोवन बिस्मार्क। The unification process was completed after Prussia won 3 wars over 7 years. कितने वॉर हुए रशिया के डोमिनेंस में? यहाँ पर हम बात करते हैं 3 wars की। ठीक है, ओवर 7 years, 7 सालों तक 3 ऐसे बड़े युद्ध हुए। ठीक है, जो कि अलग अलग कंट्रीज के साथ में हुए हैं। ठीक है, तो इनके जब युद्ध हुए तो इसके बाद ही जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी होती है। हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क से भी एक वॉर हुई थी। और यहाँ पर बात करें, क्योंकि फ्रांस भी लगा हुआ है, तो फ्रांस के साथ में, ठीक है, पोलैंड के साथ में, इन सभी के साथ में, इन 3 कंट्रीज के साथ में वॉर होती है जर्मनी की, रशिया की, और रशिया के डोमिनेंस में फिर ये यूनिफिकेशन होता है इन जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी 1871। ठीक है, 18 ऑफ मे 1871, रशियन किंग विलियम फर्स्ट,
ठीक है। जो विलियम वन थे इनको यहाँ पर प्रोक्लेम्ड एज अ जर्मन एम्परर, यानी कि जर्मनी का एम्परर इनको यहाँ पर घोषित किया गया। किसको? विलियम वन को। ओके, तो विलियम वन जो थे इन जनवरी 1871 Prussian King William I was proclaimed the German Emperor, and after a long struggle जर्मनी वॉज यूनिफाइड। इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, 1871 में। ओके, तो ये था किसके बारे में? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि होता है ओटो वन बिस्मार्क के बारे में। अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या इन्होंने कहा इसमें, क्या मतलब हम माने कि हाँ यूनिफिकेशन में इनका रोल था, ऐसी कौन सी टैक्टिक्स इन्होंने यूज की हैं इसमें ओटो वन बिस्मार्क में? तो देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में अलग से देख लेते हैं हम। जो ऑटो वन बिस्मार्क था is regarded as the architect of German unification because he is particularly well known for his iron and blood policy। ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या थी, मतलब क्या था? इन्होंने एक अपना जो एक स्पीच दी, और उस स्पीच में इन्होंने कहा कि जो जर्मनी है, जर्मनी डज नॉट लुक टू रशिया's liberalism but to her power, not by speeches and majorities will the great question of the day to be decided। ठीक है, और ये इसको कहा गया है आयरन एंड ब्लड। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो जर्मनी है उसका हम यूनिफिकेशन, हम बात करें यहाँ लिबरलिज्म की या उसके पावर की, या उससे कहने वाले जो हमारे जो थॉट्स हैं या हमारी जो स्पीच है उसके द्वारा हम यहाँ पर यूनिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी सत्ता हासिल की जाएगी यहाँ पर कैसे? खून बहाकर। ठीक है, खून बहाकर, आयरन एंड ब्लड, मतलब कि हमको यदि सत्ता में आना है, सत्ता हासिल करना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए खून बहाना होगा, मतलब हमें अपनी आर्मी को मजबूत करना होगा। ठीक है, हमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ परिवर्तन यहाँ पर करने होंगे, केवल बातों से, स्पीच से, या फिर मेजोरिटीज से, या फिर लिबरलिज्म की उदारवादी की नीतियों से हम यहाँ पर सत्ता हासिल नहीं कर सकते, यानी हम यूनिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही पॉलिसी है आयरन एंड ब्लड की। ठीक है, जो कि ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा एक स्पीच में कही गई थी। He carried out unification process with the army and the bureaucracy। ठीक है, उन्होंने कैसे यूनिफिकेशन किया, किसकी हेल्प ली? तो यहाँ पर उन्होंने जैसे बात की आयरन एंड ब्लड में, किसकी? आर्मी की। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेसी को भी अपने साथ में लिया। यूनिफिकेशन वाज completed after Prussia won 3 wars of 7 years। ठीक है, 7 सालों तक युद्ध चलते रहे, जैसे कि मैंने बताया पोलैंड के साथ में, डेनमार्क के साथ, इन सभी के साथ इनके वॉर चले। यहाँ पर फ्रांस पर भी अटैक किया। तो ये सारी टैक्टिक्स यूज की, और इसीलिए इनको यहाँ पर आर्किटेक्ट कहा गया है। इसको ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, तो इनके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में केवल एक नाम याद रखना है, और वो है ऑटो वन बिस्मार्क का। इन जनवरी 1871 प्रशियन किंग विलियम वन, ठीक है, विलियम फर्स्ट भी कहते हैं इनको, और इनको प्रोक्लेम किया गया जर्मन एम्परर, एंड ओटो वन बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। ठीक है, और इनको क्या बना दिया गया? चांसलर बना दिया गया। ठीक है, जर्मनी का चांसलर कौन बन गया? ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली के यूनिफिकेशन में किस किस का रोल था। और यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, ओटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।